नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपने गौर किया होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग या एयरलाइन टिकट्स शुरू में तो सस्ते दिखते हैं, लेकिन बुक करते करते महंगे हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर सेल का ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जैसे आपने अगर इसे नहीं लिया, अभी नहीं लिया, तो अनर्थ हो जाएगा, या फिर ये चीज़ कभी मिलेगी नहीं, स्टॉक आउट हो जाएगी, ये सेल दोबारा वापस नहीं आएगी। ये सब डार्क पैटर्न्स हैं और सरकार की अब इस पर पैनी नज़र है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे डार्क पैटर्न को। सरकार इनके खिलाफ फाइनल गाइडलाइन लाने वाली है, उसमें क्या है ये भी बताएंगे। तब तक आपको कैसे बचना है इस ट्रैप से, इस पर भी होगी हमारी नज़र। लेकिन पहले ये बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट देख लीजिए, डार्क पैटर्न फ्रॉड पर डंडा। उसके बाद खास मेहमानों से चर्चा। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट या एयरलाइन टिकट देखते वक्त कुछ और दाम और खरीदते खरीदते बढ़े हुए दामों से परेशान हैं? क्या एयर टिकट्स में फ्री वेब चेक इन के बाद आपको सीट्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं? क्या आपके मोबाइल पर बार बार ऐसे नोटिफिकेशंस या मैसेज या कॉल्स आते हैं कि आपको थक हार कर हाँ ही बोलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आप डार्क पैटर्न का शिकार हैं। ऑनलाइन ग्राहकों को धोखा देने या उनकी पसंद में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इसी जटिल रणनीति को डार्क पैटर्न कहा जाता है। सरकार के मुताबिक देश में 75 मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट में 97% मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट कम से कम एक डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने डार्क पैटर्न से पार पाने का बीड़ा उठा लिया है। आगे बढ़ने से पहले जरा डार्क पैटर्न को अच्छे से समझिए। डार्क पैटर्न दरअसल एक अनैतिक यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस है। कंपनियों की ओर से ये यूजर्स को भ्रमित करने या उनसे कुछ ऐसा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो वे नहीं करना चाहते। इनमें किसी वेबसाइट या ऐप पर जाते ही आपको कुछ गैर जरूरी ऑप्शन दिखेंगे, या आपको महंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करेंगे, या पहले दिखाए गए दाम से ज्यादा वसूली करेंगे। इनका मकसद कंज्यूमर का डाटा इकट्ठा करना भी हो सकता है। साथ ही पेड रिव्यूज दिखाकर प्रोडक्ट बेचना इसी में शामिल है। कुल मिलाकर मैनिपुलेटेड यूजर इंटरफेस को ही डार्क पैटर्न कहते हैं। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने सबसे पहले इसे डार्क पैटर्न नाम दिया था। भारत में अब तक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से 13 तरह के डार्क पैटर्न पता किए गए हैं। इनमें फॉल्स अर्जेंसी शामिल है, यानी अभी नहीं खरीदा तो दाम बढ़ जाएगा। बास्केट स्निकिंग, जिसमें यूजर की सहमति के बिना प्रोडक्ट खरीद में चुपचाप अतिरिक्त आइटम जैसे उत्पाद, सेवाएं या दान जोड़ना शामिल है। कंफर्म शेमिंग, इसमें यूजर को कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं खरीदने पर ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो कोई अपराध या शर्मिंदगी का काम कर रहा हो। इसके अलावा फोर्स्ड एक्शन, उपभोक्ता को ऐसे काम करने पर बाध्य किया जाता है जिसके लिए वो शायद तैयार ना हो, मसलन सेवा या प्रोडक्ट को लेने के लिए जबरदस्ती साइन अप करवाना। सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जिसमें सब्सक्राइब करना तो बहुत आसान कर दिया जाता है, लेकिन कैंसिल करना मुश्किल, जैसे कैंसिल ऑप्शन छिपा देना या मल्टीपल स्टेप से प्रक्रिया लंबी कर देना। इसी तरह इंटरफेस इंटरफेरेंस, इसमें ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे यूजर के लिए अनसब्सक्राइब करना, अकाउंट डिलीट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बेट एंड स्विच में प्रचार किसी और प्रोडक्ट का होता है और पहुंचाया जाता है लो क्वालिटी का दूसरा प्रोडक्ट। ड्रिप प्राइसिंग में प्रोडक्ट या सर्विस कम कीमत की दिखती है, लेकिन ऑर्डर करते करते छिपी हुई शर्तों के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। डिस्गाइज्ड एड में ऐसा प्रचार शामिल है जो किसी न्यूज आर्टिकल या न्यूज आइटम की तरह नजर आए, और इसी तरह नैगिंग में यूजर से बार बार एक ही चीज मांगना या पॉपअप या नोटिफिकेशन से बार बार यूजर को उत्पाद खरीदने के लिए जबरदस्ती सहमत करने की टैक्टिस आती है। डार्क पैटर्न पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां इसकी रोकथाम का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने इस पर जो गाइडलाइन जारी की थी उस पर सुझाव मांगे गए हैं, उन्हें जल्द ही फाइनलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक अगर आपके साथ डार्क पैटर्न के जरिए धोखाधड़ी होती है तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जरूर शिकायत करें, क्योंकि सीसीपीए भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की तरह कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ हैं निधि खरे, चेयरपर्सन है सीसीपीए और साथ ही साथ स्पेशल सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय में। निधि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं नवीन शर्मा, प्रेसिडेंट हैं CRO यानी कि कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निधि मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। डार्क पैटर्न को लेकर हमें ये पता चला है कि इसको कर्ब करने को लेकर भारत पहला ऐसा देश है जो इससे पार पाने के लिए गाइडलाइंस पर काम कर रहा है। लेकिन एक लंबा वक्त हो गया, आप लोगों ने स्टेक होल्डर्स से इस पर रिस्पॉन्सेज भी मांगे थे। कब तक एक ठोस गाइडलाइंस हमें देखने को मिलेंगी मैम? किसी भी गाइडलाइंस को बनाने से पहले, जैसा कि आपने बताया कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कमेंट्स, उनके इनपुट्स लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, खास करके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, इन सभी का। तो ये बड़ी अच्छी बात रही कि इस विषय पर बहुत अच्छे सुझाव हम लोगों को मिले हैं और उन सुझावों को हम लोग उनकी परीक्षण कर रहे हैं ताकि उन्हें भी हम अपने इस ड्राफ्ट डार्क पैटर्न गाइडलाइंस में शामिल कर सकें। तो जल्दी ही इसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा। मैम, क्या अब तक आप इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं, आप लोगों की टीम, कि आप लोग कैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक सामान्य प्रक्रिया से अलग करेंगे? क्योंकि अगर किसी को पॉपअप आ रहे हैं या अर्जेंसी की बात की जा रही है, आपके सिर के ऊपर बैठ जाते हैं, चाहे वो सामने से बोलकर, वीडियोस भेजकर या फिर नोटिफिकेशन की वजह से, समझ में नहीं आता है कभी कभी। क्योंकि एक आम इंसान को लगता है कि ये सब तो पार्ट ऑफ ऑफर्स हैं और ये ऐप्स इसी तरह से काम करते हैं, उनको इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता। तो ये फ़र्क कैसे करेंगे कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं? तो सबसे पहले तो कंज्यूमर को जागरूक बनाना, उन्हें डार्क पैटर्न से परिचय कराना, उन्हें ये बताना कि ये किस किस तरह से और तरह तरह के तरीकों से कंज्यूमर के चॉइस को मैनिपुलेट किस प्रकार से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म या ई-कॉमर्स में किया जाता है। तो एक बार जब कंज्यूमर सजग हो जाएंगे तो वो निश्चित रूप से सतर्क भी रहेंगे और वो नोटिस कर सकेंगे कि किस प्रकार से डार्क पैटर्न्स के माध्यम से जो भी वेबसाइट पे वो अपनी चाहे सर्विसेज खरीदने जा रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उससे वो निश्चित रूप से सतर्क रहेंगे। मगर आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया कि एक आम कंज्यूमर फिर क्या करे। एक बार अगर उसे पता चल गया कि डार्क पैटर्न हो रहा है, तो वो अपने आप को किस प्रकार से अपना बचाव करे। तो इसके लिए आज हम लोगों ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकेथॉन को लॉन्च किया है और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी के माध्यम से हम इसे सभी लोगों के बीच में इसे ले जाएं और एक इस तरह का कोई टूल बनाएं जिसको कि प्लग इन की व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी साधारण से साधारण कंज्यूमर भी जब भी वो इस तरह की किसी भी डिजिटल ई-कॉमर्स में कोई अपना काम करता है तो वो इसका परीक्षण कर सके कि ये वेबसाइट डार्क पैटर्न्स को अडॉप्ट तो नहीं कर रही, और अगर वो अपने आप को जैसे ही इस बात से पाता है कि यहाँ पे डार्क पैटर्न यूज हो रहे हैं तो वो एक तरह से सतर्क हो जाए। और अगर कोई इस प्रकार का कोई उसके साथ फिर भी कोई ऐसा अनुचित व्यापार होता है तो उसकी शिकायत वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में दे। मुझे लगता है ये अच्छी पहल है कि आप लोगों ने उन लोगों से जो इस विधा के जानकार हैं, जो वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, जो इस तरह के डेवलपर्स हैं, जो कोडर्स हैं, उनको भी आमंत्रित किया है हैकेथॉन में कि आप आइए, आप सोल्यूशन लेकर आइए इस प्रॉब्लम का और फिर सब लोग इसमें साथ मिलकर काम हो। तो एक मल्टी लैटरल अप्रोच इसे ज़रूर कहा जाएगा। विराग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। विराग जी, इस पूरे खेल में बड़ी बड़ी कंपनी शामिल हैं। इसमें एप्पल, अमेजॉन, स्काई, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं इसमें। क्या जो सरकार जिन गाइडलाइंस पर काम कर रही है वो पर्याप्त होंगे, या जो कानून में हमारे पास ऑलरेडी प्रावधान हैं? मुझे पता चला है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अगर आप कॉल करते हैं तो अभी भी 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है सीसीपीए की ओर से। क्या ये पर्याप्त हैं इतने बड़े बड़े जो बिग जायंट्स हैं उनको रोकने के लिए?
दीपक जी, पहले तो मैं आपके शो और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और निधि जी को एक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ निधि जी की प्रयासों से उनके जो गुमराह करने वाले विज्ञापन थे उनके खिलाफ पेनल्टी लगाने का काम किया गया। आप उसके पहले जो सर्विस चार्ज का मामला था उस पर भी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने काफ़ी काम किए। लेकिन इसमें 5-6 ज़रूरी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो ये डार्क पैटर्न का पूरा मसला है यह अनैतिक दिख सकता है लेकिन भारत में गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि इसको वर्जित करने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। और ये जो ई कॉमर्स या जो पूरी डिजिटल इकोनॉमी है, जो ऑनलाइन का पूरा जो गोरख धंधा है, ये पूरा का पूरा डार्क पैटर्न पर ही आधारित है। अब उसको इस तरह से समझें कि मान लीजिए कि दिल्ली में पूरा प्रदूषण है और आप लोधी कॉलोनी में हैं तो आप वहाँ पर किसको शिकायत करेंगे और कहाँ जाएंगे? लोधी कॉलोनी से जनकपुरी में जाएंगे तो वहाँ पर भी शिकायत है, वहाँ पर भी प्रदूषण है। तो जो पूरा जो गोरख धंधा है, जो पूरी बेस है, वो डार्क पैटर्न पर आधारित है। उसके 4 एलिमेंट हैं। पहला कि जो इंटरमीडियरी है, और ये अभी आज जो आईटी मिनिस्टर का स्टेटमेंट छपा है और जिसमें उन्होंने बोला है कि जो सेक्शन 79 का सेफ हार्बर है इन कंपनियों का वो ख़त्म कर देंगे। तो जब हम सुनते हैं कि अमेज़न की सेल है या फ्लिपकार्ट की सेल है या इस कंपनी की सेल है, जबकि उस कंपनी की सेल नहीं होती है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है बेचने का, लेकिन वो इस तरीके से करता है जैसे कि ओला की गाड़ी है, उबर की गाड़ी है, लेकिन उनकी कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो किसी और का है। ये पहला सबसे बड़ा डार्क पैटर्न है, क्योंकि आप अमेज़न के नाम पे ले रहे हैं लेकिन अमेज़न की कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है, वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है जिसको कि सेक्शन 79 का एक प्रोटेक्शन हासिल है। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि 80% तक डिस्काउंट है। वो 80% तक होता है, कुछ खास प्रोडक्ट में होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में हो सकता है 0 डिस्काउंट हो, कुछ में 10% डिस्काउंट हो, और लेकिन एक ऐसा छलावा किया जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो 80% डिस्काउंट सारी चीज़ों में शामिल है। तीसरा कि जब आप बेच अपने नाम से रहे हो लेकिन वारंटी और गारंटी की जब बात आती है तो वो अमेज़न तो नहीं उसमें सामने आता, वो तो जिस कंपनी का उसी कंपनी की जवाबदेही आती है। और चौथा, इस पूरे प्रोसेस में ये कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों के डेटा को एकत्र करके उसका मिसयूज करती हैं। तो ये डार्क पैटर्न के जो ये सारे एलिमेंट्स हैं डिजिटल इकोनॉमी में, इसको भारत में हैंडल करने के लिए पहले नंबर पर इसको कानून के तहत गैर कानूनी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जागरूकता फैलाने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, इसे ठीक करने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ आईटी मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा, कानून मंत्रालय को काम करना पड़ेगा, और जिस इंडस्ट्री की बात है, अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो सिविल एविएशन को काम करना पड़ेगा, या अगर कोई ऐसे कंपनियां जिनका फॉरेन से लेना देना है तो उसके लिए हमको दूसरे विभागों से काम करना पड़ेगा। ओके, या कि मल्टी मिनिस्ट्रियल अप्रोच चाहिए होगा मंत्रालय। हाँ, मैं विराग जी, लेकिन एक क्विकली आपने जो एक बात उठाई है, और मैं नवीन जी के पास बाद में जाऊंगा, मैं फटाफट से निधि जी के पास आना चाहूंगा। निधि मैम, ये जो बात है कि जवाबदेही किसकी तय होगी, अगर डार्क पैटर्न किसी ने किया है तो वो किसका डार्क पैटर्न कहा जाएगा? वो इंटरमीडियरीज का जिस प्लेटफॉर्म पे वो है उसका किया जाएगा, या उस डार्क पैटर्न के थ्रू जो ब्रांड इंडोर्स किया जा रहा है वो उस ब्रांड को पकड़ा जाए? ये जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए, इस तरह के मामले सीसीपीए ने पहले भी हैंडल किए हैं, और जो हमारा ई कॉमर्स रूल्स कहता है उसने एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और जिसमें एक सेलर्स का भी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। और हम लोगों ने जो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी हमने पेनल्टी लगाई है, सेलर्स के ऊपर भी लगाई है। तो डार्क पैटर्न से जो भी अनुचित लाभ उठा रहा है वो ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह से दिग्भ्रमित करके लोगों को कपट पूर्वक एक छलावे के अंतर्गत अगर कोई कंज्यूमर को बरगला रहा है तो इससे लाभ कौन उठा रहा है? जो व्यक्ति भी लाभ उठा रहा है इस अनुचित व्यापार से, वही इसका दोषी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अनुचित व्यापार प्रथा को रोकने के लिए समुचित प्रावधान है। इसलिए भले दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी इसके बारे में जाने और आगे आए, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस पर की कार्रवाई न की जा सके। तो कार्रवाई तो निश्चित उस ऑलराइट, व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रावधान जो ऑलरेडी इस मौजूद अनुचित हैं और प्रथा से अनुचित, जी यस मैम, यानी कि अनुचित व्यापार करता हुआ कोई भी पाया जाए, या इंटरमीडियरीज हो या फिर वो सेलर हो, सब पर कार्रवाई हो सकती है, प्रावधान भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। मैं नवीन जी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, फर्स्ट राउंड में उनसे मैं सवाल नहीं ले पाया, सेकंड राउंड में आते ही सबसे पहले नवीन जी के पास जाऊँगा और उनका भी नज़रिया लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डार्क पैटर्न का ये जो पूरा फ्रॉड चल रहा है, इस पर सरकार की लगातार नज़र है, बहुत जल्द इस पर गाइडलाइंस आने वाली हैं। क्या डार्क पैटर्न का पूरा फ्रॉड रुक पाएगा, किस हद तक रुक पाएगा और कितना गहरा है ये पूरा जाल, इस पर हम बात कर रहे हैं। नवीन जी, एक कंज्यूमर के नज़रिए से ये समझना, क्योंकि ये ऐसा इशू है, जैसे मैं निधि मैम से भी कह रहा था, विराग जी से भी कह रहा था, ये इशू ही ऐसा है कि एक आम उपभोक्ता को तो पता ही नहीं चलता कि उसके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, उसे लगता है ये सामान्य प्रैक्टिस है और ऐसा तो होता ही रहता है। तो ये इतना इतना डीप रूटेड ये फ्रॉड है जिसका हमको भी पता नहीं चलता, इसलिए डार्क पैटर्न इसे कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट होगा इन गाइडलाइंस का आना, एक ठोस कानून का भी आना? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अगर मैं ग्राहकों के हिस्से देखूं, क्योंकि हम खुद एक वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ग्राहक तो आज पूरे बाजार के माया जाल में उलझा पड़ा हुआ है। वो कितनी जगह लूट रहा है, उसके क्या क्या साथ उसके साथ अनैतिक काम हो रहे हैं, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस चीजों पे जो मेरा मानना है कि 3 चीजों को लेकर एक साथ काम करने की जरूरत है। एक तो कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एजुकेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब तक हम इन तीनों चीजों को लेकर आगे काम नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ग्राहक तो मजबूरी में ही अपना निर्णय ले पाएगा। डार्क पैटर्न जैसा हमने देखा कि ऑनलाइन के विषय में हम लोग अभी बात कर रहे थे कुछ समय पहले, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एयरलाइन को लेकर। ये दोनों जगह क्या स्थिति है? हर जगह फेक रिव्यू की बाढ़ है। कितने ऐसी वेबसाइट है ऑनलाइन की जहां पे अभी भी उन्होंने कंज्यूमर ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम और नंबर या अपना एड्रेस तक नहीं डाला है। ये भी बहुत चिंता की बात है। एक जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी खुद की वेबसाइट है, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें कितनी छोटी और फर्जी कंपनियां मौजूद हैं जो ग्राहकों को अपने लुभावने विज्ञापनों से आकर्षित करती हैं और उनके साथ खुलेआम लूट करती हैं। फ्लाइट की बात करें, अभी त्योहार का सीजन है, दीपावली का ज्यादातर ट्रेनें फुल हैं। ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है कि कोई भी इंसान पैसे ज्यादा देकर अपने घर जाना अगर चाहे तो उसके पास फ्लाइट ही एक रास्ता बचता है। ऐसे में जब भी जो अर्ली वेब चेक इन का मामला है, आप जाएंगे और ताजुब होगा कि उसमें कोई भी सीट फ्री नहीं, और जो 1A जो पहली की जो रो होती है उसका 2-2 हजार रुपए तक एयरलाइंस चार्ज कर रही है। और न केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी रो पीछे आती जाती है, 450, 500, 1000 रुपए आप ले रहे हो, लेग रूम के नाम पे ले रहे हो। एक बार आप अपने विमान को देखिए कि उसमें लेग रूम है भी कि नहीं। बिल्कुल। तो ये तो सरेआम उपभोक्ताओं के साथ एकदम डाका डाला जा रहा है, चोरी नहीं है, मैं तो इसको डाका का नाम दूंगा कि सरेआम डाका डाला जा रहा है। दूसरा मेरा फिर कहना है कि कितने भी अच्छे कानून हमारे देश में बन रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब से नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का जो वकालत हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन जैसे विराज जी ने भी कहा कि एक आम उपभोक्ता बहुत कंफ्यूज है कि उसको किस मामले में, किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में, किस मंत्रालय में जाना है। तो ऐसा भी एक सुझाव मेरा होगा निधि मैम से कि अगर इसको कोई इंटीग्रेटेड अगर ऐसा सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि देखिए जब कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो इस देश को हम एक चश्मे से नहीं देख सकते। बट नवीन जी, मैं थोड़ा सा यहाँ रोक रहा हूँ आपको। ये कंफ्यूजन कहाँ है? हमारे पास एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, उपभोक्ताओं के लिए बाकायदा ईमेल्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, आप वहाँ पर दर्ज कराइए। एक ही सिस्टम तो है ये, तो ये कंफ्यूजन कहाँ है कि मुझे कहाँ शिकायत दर्ज करनी है और कैसे करनी है? देखिए, सिस्टम एक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आपको घर बैठे सामान मिल सकता है, एक क्लिक पे आपके घर पे सामान आ सकता है, सुविधा आ सकती है, तो अब कंज्यूमर की कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे भी वो एक क्लिक पे मिलना चाहिए। मैं इस चीज को लेकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। वहां पे कंज्यूमर के साथ जो भी, देखिए ये बात आपने, मैं आपको इस महत्वपूर्ण नजर से मान रहा हूँ इस बात को। विराग जी, कंज्यूमर अवेयरनेस हम बार बार बात करते हैं, अभी हमने देखा, मैं थोड़ा सा आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद
गवा रहा हूं, हमने कोचिंग सेंटर्स का ये जो पूरा मसला सीसीपीए ने सुओ मोटो लेकर नोटिस जारी किए, कितने मीडिया ने उठाया इसको, कितनी जगह पर बहस हुई। आज ये डार्क पैटर्न का इशू है, कितनी जगह पर ये चलाया जा रहा है, कितनी जगह इस पर बहस हो रही है। अब कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए सरकार तो अपनी तरह से कर रही है, मीडिया अपने सहूलियत के हिसाब से इसे दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, तो फिर कंज्यूमर अवेयरनेस हो कैसे। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोगों तक जाए, लेकिन वो माहौल बन नहीं पा रहा। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है? बहुत सारे केसेस आपके पास भी आते होंगे, जड़ आपको कहां नजर आती है? देखिए, ये जो पूरी शिकायत का पूरा तंत्र है, और मैं फिर बोलता हूँ कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग का एक ढांचा होता है, उसमें नींव होती है, उसमें कई कमरे होते हैं, ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है। तो एक कमरा बहुत अच्छा होने से काम नहीं चलेगा। इसको तीन तरीके से समझें। जैसे एयरलाइंस की बात आई, एयरलाइंस की किराए के बारे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जब ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डाला, तो पता ये चला कि भाई ऐसा कोई कानून नहीं जिसके तहत आप उनके किराए को एक तरीके से फोर्स कर सकें। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है वो कानून का बनता है। आप अनुचित व्यवहार के दायरे में कितनी भी चीज़ें ले आएँ, लेकिन जब तक डार्क पैटर्न को हम आईटी एक्ट में डिफाइन नहीं करेंगे, जो डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला उसमें डिफाइन नहीं करेंगे, जो अभी डेटा प्रोटेक्शन वाला कानून है उसमें नहीं डिफाइन करेंगे, तब तक इसमें लगाम नहीं लगेगी। दूसरी बात, जब आप नेशनल हेल्पलाइन की बात करते हैं तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री या सीसीपीए के पास में बहुत ही लिमिटेड पावर्स रहते हैं और बहुत ही टोकन पेनल्टी लगती है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनका अरबों खरबों का कारोबार है, आप उनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख की पेनल्टी लगा देंगे और उसको लंबी लड़ाई लड़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी का मामला देखें, जब 10,000 लोगों ने शिकायत कर दी तब जाकर के इसमें बहस चालू हुई, इसलिए लोगों को शिकायत करने पर भरोसा नहीं है। तीसरी बात, 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो केन गोविंदाचार्य मामले में 2014 में जो ऑर्डर दिया था, उसके हिसाब से हर इंटरमीडिएट कंपनी को अपना ग्रीवांस रिड्रेसल करना जरूरी है। अगर ग्रीवांस रिड्रेसल वो कंपनी नहीं करे तो उसका जो इम्यूनिटी है, जो उसका सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन है, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड कैपेसिटी है। सरकार का काम रेगुलेटर का है, और सरकार अगर सारी समस्याओं का खुद समाधान करने लगेगी तो वो कंपनियां मजे मारेंगी और समाधान हो नहीं पाएगा। तो जो करे सो भरे, इन कंपनियों की जवाबदेही बनानी पड़ेगी। ऑल राइट सर, मैं निधि मैम के पास अब आना चाहूँगा क्लोजिंग रिमार्क के साथ साथ। मैम, हर किसी के मन में एक संशय ज़रूर रहता है कि सीसीपीए हो या कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, बहुत कोशिशें की जाती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कई बार ये नाकाफ़ी साबित हो जाती हैं, क्योंकि इनमें जो दंड की जो प्रावधान है, ये जो पेनल्टीज़ के प्रावधान है, ऐसी धारणा है कि ये बड़े कम हैं और ये वो भयादोहन शायद ना पैदा कर पाएँ, वो डिटरेंस ना पैदा कर पाएँ। तो क्या इन्हें और सख्त करने की ज़रूरत है या अलग से कानूनों में प्रावधान की आवश्यकता आप मानती हैं? देखिए, कानून सख्त हैं और इनके प्रावधान भी काफी कठोर हैं। कई बार एनफोर्समेंट की कमियां आती हैं, जिसके कारण इतनी तेजी से ऐसे लोगों को दंड नहीं मिल पाता। और दूसरा ये कि कई बार उनकी अपील के बड़े प्रावधान हैं। मुख्य रूप से हमें इस तरह से इसको समझना चाहिए, जैसे आपके पैनल के बाकी लोगों ने भी कहा, कि ये एक कंज्यूमर अवेयरनेस का भी काम है, कंज्यूमर एजुकेशन का भी काम है और एनफोर्समेंट का भी काम है। और अगर तीनों ही काम अच्छे तरीके से मतलब एक अच्छे ताल में रहेंगे, तो इससे जो कंपनियां इस तरह से बेरोक टोक और बिल्कुल भयमुक्त होकर के ये काम कर रही हैं, उन्हें भी ये समझ आएगा कि उनकी जवाबदेही है और कंज्यूमर पूछना शुरू करेगा। अभी तो स्थिति ये है कि डार्क पैटर्न्स के बारे में कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है। वास्तव में जैसा कि जो सीसीपीए जो करता है, वो बेसिकली जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनका बहुत ही गहनता से अध्ययन करता है। तो इशू ये नहीं है कि 10,000 लोगों ने कंप्लेंट की तब हुआ। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो मिसलीड हो रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि ये गुमराह होने वाले या भ्रामक विज्ञापन है। तो सीसीपीए ने अपने अध्ययन से ही इसका स्वतः संज्ञान लिया। उसी तरह से डार्क पैटर्न्स भी विभाग ने अपनी तरफ से इसको देखना प्रारंभ किया और पाया कि वास्तव में जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें एल्गोरिदमिक तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि जो छलावा है वो सीधे सीधे कंज्यूमर को पता ही नहीं चल पाता।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डार्क पैटर्न्स के बारे में लोगों को अवेयर एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल और फिर सही साथ ही साथ जी एजुकेट किया जाए, और फिर एक गाइडलाइंस के माध्यम से हम सभी ई कॉमर्स एंटिटीज को एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली। यदि फिर भी वो वायलेट करते हैं तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत समुचित दंड का प्रावधान है। एब्सोल्युटली। और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को मैं इस पूरे मामले में काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। शुरुआत में कुछ डार्क पैटर्न्स की पहचान हुई थी, उसके बाद 10 ये संख्या हुई, इस बार आप लोगों की प्रेजेंटेशन में 3 और जोड़े गए हैं। तो हर तरह से लगातार डार्क पैटर्न्स को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश मिनिस्ट्री के लोग भी कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि आम लोग भी इसे समझें। शुरुआत हुई है इस अवेयरनेस की, अब देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आप लोगों ने बड़े मूल्यवान अपने इनपुट्स दिए हैं। थैंक यू सो मच। निधि खरे मैम, आपने वक्त निकाला। विराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन जी, आपने भी समय निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।